आपके एक प्रश्न ये भी आता है कि गुंडा कहानी की समीक्षा करो और ये भी बताइए कि क्या ये यथार्थवादी कहानी है। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि क्योंकि कहानीकार प्रसाद एक यथार्थवादी कहानीकार थे, कवि थे, इसलिए उनकी इस कहानी में भी यथार्थ के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी की गुंडा कहानी उनके कहानी संग्रह इंद्रजाल में संकलित है। प्रसाद जी ने अनेक यथार्थवादी एवं सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं। इस प्रकार की सामाजिक और यथार्थवादी कहानियों में विराम चिन्ह, सलीम, सहयोग, कलावती की शिक्षा, भीख, करुणा की विजय, घीसू आदि अनेक प्रकार की कहानियाँ हमको दिखाई देती हैं। तो आज हम गुंडा कहानी को यथार्थवादी कहानी है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रवृत्ति को रचनाओं में यथार्थवाद की भूमिका पर स्पष्ट किया है। वास्तव में प्रसाद जी अपनी परवर्ती रचनाओं में यथार्थवाद की भूमि पर उतर आए हैं। प्रेम और विलास के कहानीकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण में जिस प्रकार का परिवर्तन होता गया, उसकी झलक हमें उनकी इन रचनाओं में प्राप्त होती है। प्रसाद के प्रारंभिक साहित्य के रूप में यौवन और विलास का चित्रण प्रचुर मात्रा में मिलता है, किंतु जीवन के अंतिम काल में उनकी दृष्टि समाज के उपेक्षित एवं ठुकराए हुए लोगों की ओर ही गई है। प्रसाद ने अपनी कहानियों में यथार्थवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने यथार्थवादी शैली को अपनाया है। इनकी यथार्थवादी कहानियों से हमें प्रसाद जी की यथार्थवादी शैली और चित्रण का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद जी ने अपनी पूर्ववर्ती भाव प्रदान शैली में इन कहानियों को नहीं लिखा है। इनमें आरंभिक कहानियों जैसी कल्पना की रंगीनी नहीं मिलती है। इन कहानियों में स्वप्न जगत का ही वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि वस्तु चित्रण का भी वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे कि गुंडा कहानी में जो वातावरण का जो चित्रण किया गया है वो किस प्रकार है। गुंडा कहानी में जो वातावरण चित्रित किया गया है वह यथार्थवादी है। यह वह कहानी है जो 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी की स्थिति को यथार्थ शैली में प्रस्तुत करती है। कहानीकार ने 18वीं शताब्दी के काशी का जो यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है, वह इस कहानी को न केवल यथार्थवादी बनाता है, अपितु कहानीकार की सूक्ष्म एवं यथार्थ पुष्ट मौलिक दृष्टि को भी प्रस्तुत कर देता है। उदाहरण के लिए हम ये पंक्तियाँ देखेंगे जो कि उन्होंने प्रसाद ने लिखी है इस कहानी में। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद से हो गए थे। ये काशी का चित्रण कर रहे हैं बच्चों। आगे लिखते हैं प्रसाद, यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना,
सताए हुए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उनका बाना था। लोग उन्हें काशी में गुंडा कहते थे। तो ये पूरा चित्रण बच्चों देखो आप, उस समय काशी किस प्रकार की थी, ये प्रसाद जी ने बखूबी इसको चित्रित किया है। और वहाँ पर किस प्रकार धर्म था, किस प्रकार लोग थे, समाज की क्या स्थिति थी, पूरे वातावरण का चित्रण उन्होंने किया है। प्रसाद की गुंडा कहानी को यथार्थवादी मानना इसलिए भी आवश्यक है कि इसके प्रमुख पात्र बाबू ननकू सिंह, जो गुंडे के नाम से जिनको संबोधित किया गया है, वे अपने यथार्थ रूप में इस कहानी में आए हैं। क्योंकि कहानीकार ने कहानी का प्रारंभ ही ननकू सिंह के यथार्थ के वर्णन से किया है। एक आदर्शवादी कलाकार जब यथार्थ की जमीन पर उतरता है तो उसकी वर्णन शैली किस प्रकार बदल जाती है, इसे गुंडे के इस यथार्थ चित्र द्वारा समझा जा सकता है। प्रसाद उसका वर्णन ननकू सिंह का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो कि यथार्थ को चित्रित कर रहा है। वे लिखते हैं, वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी हुई मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता था। कमर में बनारसी सहले का फेंटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खुंसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पन्ने के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा, वह थी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थी, वह गुंडा था। अब देखो बच्चों, यहाँ प्रसाद जी ने पूरा उसका चित्र उपस्थित कर दिया है। पढ़ते समय आपको ये पता चल जाएगा कि वो वास्तव में दिखने में ननकू सिंह कैसा लगता था। तो ये पूरा यथार्थ चित्र उपस्थित किया है कि वो उस समय किस प्रकार वहाँ काशी में, जिनको गुंडा कहा जाता था, विशेषकर ननकू सिंह का उन्होंने चित्रण करके सारा चित्र उपस्थित कर दिया है। अब दूसरा इस कहानी में यथार्थ आता है बच्चों, स्वाधीनता संग्राम की हमको झलक दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक यथार्थ का चित्रण उसमें हुआ है। गुंडा कहानी के अंतर्गत प्रसाद जी ने हल्के रूप में ही नहीं किंतु स्पष्ट स्वाधीनता संग्राम की एक झलक प्रस्तुत की है। स्वाधीनता संग्राम ने जोर तो बहुत बाद में पकड़ा था, किंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भी स्वाधीनता की भावना लोगों के मन में जग गई थी। यही कारण था कि प्रसाद का गुंडा अपने साथियों के साथ अंग्रेजी फौज का मुकाबला करता है और अपने स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए प्राणों का विसर्जन भी कर देता है। यह स्थिति स्वाधीनता आंदोलन में किए गए त्याग और बलिदान को स्पष्ट कर देती है। कोई चाहे तो यह कह सकता है कि ननकू सिंह का त्याग पन्ना के प्रति प्रेम के कारण था। जिस प्रकार प्रेम व्यक्ति के प्रति होता है, उसी प्रकार वही प्रेम आदर्श रूप में परिवर्तित होकर उदात्त रूप ग्रहण कर लेता है और वो मानव प्रेम में बदल जाता है। जिस समय ननकू सिंह राजमाता पन्ना को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय उनके मन में व्यक्तिगत प्रेम ही सामाजिक रूप लेकर अभिव्यक्त हुआ है। यदि मात्र व्यक्तिगत प्रेम होता तो वे रानी पन्ना को महल से सुरक्षित निकालकर स्वयं भी चले जाते, किंतु वे वहाँ से नहीं जाते हैं, बल्कि अंग्रेजों की फौज का और उन सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए प्राणोत्सर्ग करते हैं। यह स्थिति स्वाधीनता संग्राम की याद दिला देती है। अब एक बिंदु और आता है जिसके माध्यम से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में गुंडा कहानी में यथार्थ का चित्रण हुआ है, और वो मुख्य बिंदु क्या है? भाषा शैली।
गुंडा कहानी में जहाँ वातावरण का यथार्थ है, चरित्रों का यथार्थ है, घटनाओं का यथार्थ है, वहीं पर भाषा शैली का भी यथार्थ बखूबी देखा जा सकता है। पूरी कहानी में प्रारंभ से अंत तक इस भाषाई यथार्थ को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं जिससे कि भाषा के यथार्थ को हमें पता चलता है और वो पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ देती है। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ननकू सिंह ने ललकार कर चैत सिंह से कहा, आप देखते क्या हैं, उतरिए डोंगी पर। उनके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चैत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। ननकू सिंह के चट्टान सदृश शरीर से गैरे की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। तो बच्चों, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद की गुंडा कहानी एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें यथार्थ की प्रस्तुति के लिए वातावरण, चरित्र, भाषा शैली आदि सभी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है।